सीन स्टार्ट होता है कैनियन से। कैनियन जो अब चेंज हो रहा था, बदल रहा था। जियू अपने बीस्ट का ख्याल रखने के लिए जहां क्यान किन को लाइफ ऑफ एसेंस पिलाया था, वहीं किंग जाओ और लैंग फेंग को म्यूटेंट बाइसन और म्यूटेंट रेड फॉक्स को ट्रेन करने के लिए लाइफ ऑफ एसेंस पिला दिया था। जियू उनको ओबीडियंट बना रहा था, क्योंकि इंसान अब उसके पास रहने लगे थे तो रहने के लिए उनको जगह चाहिए था, घर चाहिए था, और जियू उनको अपने वुड से घर भी तैयार कर दिया था। जियू इसी तरह अपने आसपास के इलाके में कहर मचाते हुए म्यूटेंट बीस्ट को मारते हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करने लगा था। इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर कर करके अब जियू के पास 13,432 इवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके थे। टाइम आ चुका था अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को अपग्रेड करने का, 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने का। जैसे ही जियू अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को लेवल 2 में अपग्रेड कर देता है, वैसे ही अर्थ मैनिपुलेशन स्किल का पावर लेवल बढ़ जाता है। जियू अब अर्थ को मैनिपुलेट करके बस अर्थ स्पाइक्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अर्थ के बोल्डर्स भी बना पा रहा था, उनको अपने मन मुताबिक शेप दे पा रहा था। जियू 3000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्स करते ही उसका अर्थ मैनिपुलेशन स्किल का रेडियस बढ़ जाता है। जियू अब कई किलोमीटर तक कैनियन में अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता था। अपने पावरफुल स्किल्स के साथ अर्थ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता था। जियू अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बीस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कैनियन के चारों ओर अर्थ को मैनिपुलेट करके एक सुरक्षा कवच बना चुका था। जियू के अर्थ मैनिपुलेशन से एक बीस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हनीपॉट बैडजर जियू के उभरते बोल्डर्स से बार बार गिर के घायल हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है एक अननोन देश में, देश जो एक अलग ही कॉन्टिनेंट में था। उसी देश में समंदर के किनारे जिनशान बोल के एक सुंदर सा शहर था, शहर जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का स्पॉट था। उसी खुशनुमा शहर में तबाही मचने वाली थी। खुशी से भरा शहर कब्रिस्तान में बदलने वाली थी। गहरे समंदर से बड़े बड़े सुनामी वेव्स उस शहर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लहरों की हाइट इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े स्काईस्केपर्स बिल्डिंग भी उन लहरों की चपेट में आ गए थे। पूरा शहर पानी पानी हो गया था। उन्हीं सुनामी वेव्स के साथ आ गए थे म्यूटेंट सी क्रिएचर्स, जो चारों तरफ कहर मचा रहे थे। जो लोग पानी में डूब के नहीं मरे थे, उनको ये म्यूटेंट सी क्रिएचर्स दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। नजारा बहुत खौफनाक था। म्यूटेंट बीस्ट के हाथों इंसान मारा जा रहा था। सारे म्यूटेंट सी क्रिएचर्स को लीड कर रहा था एक फर्स्ट ऑर्डर का क्रिम्सन ऑक्टोपस, और उस फर्स्ट ऑर्डर के ऑक्टोपस को दूर से कमांड दे रहा था एक गोल्डन ईल। गोल्डन ईल एक थर्ड ऑर्डर का म्यूटेंट सी क्रिएचर था, और साइज में वो जायंटिक था। वो इतना बड़ा था कि बड़े बड़े शिप भी उसके सामने खिलौने जैसे लग रहे थे। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हाउस पे। व्हाइट हाउस जहां अफरा तफरी मची हुई थी। वहां प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स, अपने ऑफिसर्स पे भड़क रहा था, क्योंकि जिनसन शहर पूरी तरह पानी में डूब चुका था और सी क्रिएचर्स के अटैक से मरने वाले लोगों का नंबर्स बढ़ता चला जा रहा था। प्रेसिडेंट गुस्से से इरिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है, इरिन, क्या तुमने अभी तक उस म्यूटेंट सी क्रिएचर के बारे में पता नहीं किया? इरिन अपने डाटा को मॉनिटर में देखने लगती है और बोलती है, यस सर, हमने ज्यादातर म्यूटेंट सी क्रिएचर्स के बारे में पता लगा लिया है। रिजल्ट के हिसाब से पूरी घटना को लीड करने वाला, सुनामी वेव्स लाने वाला एक जायंटिक ईल है। ये ईल शायद किसी प्राचीन स्पीसीज से बिलोंग करता है और स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। उस जायंट ईल का स्पिरिचुअल वैल्यू 1,70,000 से 2,50,000 के आसपास होगा। डाटा से ये भी पता लग रहा है कि वो ईल लगभग 100 मीटर लंबा और 70,000 टन भारी होगा। इन्फॉर्मेशन सुन प्रेसिडेंट ही नहीं, वहां कमरे में मौजूद हर ऑफिसर शॉक में आ गया था, क्योंकि एक 2,50,000 स्पिरिचुअल पावर वाला बीस्ट पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता था। अच्छा इरिन, उस जायंट सी क्रिएचर का स्टेटस कंफर्म करो तो। सहमते हुए जब प्रेसिडेंट सी क्रिएचर्स के बारे में इरिन से पूछने लगता है, तो इरिन उस सी क्रिएचर के इन्फॉर्मेशन को सबको डिस्क्राइब करती है। सर, 3 न्यूक्लियर बॉम्ब उस सी क्रिएचर पे लॉन्च किया गया। 3 में से एक न्यूक्लियर बॉम्ब जायंटिक ईल पे लगा। न्यूक्लियर बॉम्ब से डैमेज होके वो ईल मरा नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में कहीं खो गया, और तब से उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सिचुएशन की गंभीरता को व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स लोग समझ चुके थे। म्यूटेंट बीस्ट ने जैसे उन पे जंग का ऐलान कर दिया हो, और म्यूटेंट सी क्रिएचर्स तो इंसानों को अपना जानी दुश्मन ही मान लिया हो। सीन शिफ्ट होता है कैनियन पे, जहां तीनों ह्यूमंस अब जियू के बीस्ट के साथ घुलने मिलने लगे थे। जहां लैंग फेंग बीस्ट और अपने लिए खाना बना रहा था और किंग जाओ बीस्ट को ट्रेन कर रहा था, वहीं क्यान किंग बीस्ट को नॉलेज दे रही थी, पढ़ा रही थी। तीनों में से लैंग फेंग का काम बहुत इजी था, क्योंकि किंग जाओ तो बीस्ट को ट्रेन करते करते मार खा रहा था और क्यान किंग बीस्ट को पढ़ाते पढ़ाते पागल हो रही थी। हे भगवान, ये टाइगर तो मुझे पागल कर देगा। ये टाइगर बाकी बीस्ट से सबसे ज्यादा गधा है। क्यान किंग मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि वो किंग जाओ को अपनी तरफ आते देख चीखने लगती है, उसके चेहरे को देख चीखने लगती है। किंग जाओ बीस्ट से मार खा खा के सूझ गया था और खाना लेके क्यान किंग की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओए, तुम्हें क्या हुआ?
कहीं तुम मरने तो नहीं वाले हो? तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? तभी फॉल्कन्स और दूसरे बीस्ट को खाना देते हुए लैंग फेंग खुद की वाहवाही करने लगता है, खुद की तारीफ करने लगता है। मैं डार्कनेस का बेटा हूँ और अपने डार्कनेस से जल्द ही सारे बीस्ट का मास्टर बनने वाला हूँ। लैंग फेंग की बातों को काटते हुए क्यान किंग और किंग जाओ एक ही साथ बोलने लगते हैं, तुम कोई डार्कनेस नहीं हो, तुम एक गधे हो और एक मामूली कुक हो। देखते ही देखते 3 दिन बीत चुके थे। क्यान किंग, किंग जाओ और लैंग फेंग जियो की बात मान के पीसफुली बीस्ट के साथ रहने लगे थे, नेचर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। उनमें से कोई कभी नहीं सोचा था कि शहर से 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसा पेड़ है जो ज्ञान से भरा हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। पर अगर मिलिट्री को जियो के बारे में, इस छिपे हुए दुनिया के बारे में पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिलिट्री अपने फायदे के लिए सब कुछ तबाह कर देगी।